बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से तुम्हारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, आज हम हिंदी प्रथम भाषा विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विभाग 2 पर चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, पद्य विभाग जो है उसके कुल 12 अंक होते हैं। 12 अंक में 2 तुम्हें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 अ जो है वो 6 अंक के लिए होता है। प्रश्न नंबर 2 आ जो है वो भी 6 अंकों के लिए होता है। निम्नलिखित कृतियां होंगी। बच्चों, जो प्रश्न नंबर 2 के अ है, मैंने पिछली बार तुमको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारी 9th की जो परीक्षा है वो किस तरह से नहीं हो पाई थी, तो तुम्हें प्रश्नों का उतना ज्ञान न हो, इसलिए आज मैं फिर तुम्हें बताती हूँ कि प्रश्न नंबर 2 अ में निम्नलिखित कृतियां होंगी। जैसे कृति अ के लिए एक जो होती है वो आकलन कृति होती है 2 अंकों के लिए। कृति अ में ही दूसरा जो होता है शब्द संपदा होती है। शब्द संपदा बच्चों सिर्फ कविता में पूछा जाता है। तीसरा आता है कृति 3 जो है वो है सरल अर्थ, या फिर तुम्हें कविता के भावार्थ लिखने होते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में बच्चों पहले 8 कविताएं थी। तुम जानते हो कि उसमें से 2 कविताएं निकाल दी गई हैं। ये जो 2 कविताएं थी वो पिछली बार 2019 का अगर पेपर उठा के देखते हो हिंदी का, तो तुम्हें उसमें पद्य विश्लेषण में पूछा गया था। तो पद्य विश्लेषण के लिए वो 2 कविताएं निकालने के पश्चात ही हमें आगे की कविताओं का अध्ययन करना है। कविताएं कौन कौन सी हैं तुम जानते ही हो। उड़चल हारिल, मेरी स्मृति, ब्रजवासी, अकथ कथ्यो न जाई, चिंता, चलो आज हम दीप जलाएं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है तुम्हें जो ये कृति क्रमांक 2 मतलब प्रश्न क्रमांक 2 की जो कृति 1 पूछी जाती है, उसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तुम्हें क्या होता है, कविता आ जाती है, कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती है जिसमें तुम्हें प्रश्न दिए जाते हैं और उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो जो ये प्रश्न है वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे आकृति पूर्ण कीजिए। तुम्हें देखने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उचित जोड़ियां मिलाइए। जब भी तुम्हें प्रश्न आए बच्चों, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले शांति से कविता को पूरा पढ़ना है और उसके बाद जैसे उसमें पूछा गया है प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं। एक बात का ध्यान रखना, पेपर में जो तुम्हें आकृति या संजाल बनानी है वो पेन से ही बनाना, पेंसिल से बिल्कुल प्रैक्टिस करना मत। दूसरी बात, उत्तर लिखने के पश्चात ही जो है वो ब्रैकेट या संजाल की जो आकृति है उसे बनाना, वरना कई बार होता है तुम्हारा उत्तर बड़ा हो जाता है लेकिन वो आकृति तुम्हारी जो छोटी होने की वजह से उसके भीतर उत्तर आ नहीं पाता है। तो तुम पहले आसानी से अपने उत्तर लिखना और उसके पश्चात जैसी आकृति बनाई गई है बिल्कुल वैसी आकृति बनाना। तो ये है जो तुम्हें पहला प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आकृति, संजाल पूर्ण करना, तालिका पूर्ण करना, एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है या उचित जोड़ियां मिलाना है। जो तुम्हें दूसरे तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, वो इस प्रकार के हैं, जो शब्द संपदा है। शब्द संपदा में तुम्हें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है जैसे अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द के जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो तुम्हें अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। युग्म समानार्थी भी होते हैं, शब्द युग्म होते हैं। यहाँ पर मेरे कॉमा में गलती हो गई है कि शब्द युग्म, तुम जानते ही हो शब्द युग्म शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द हैं जिसे विरुद्धार्थी कहते हो, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तत्सम, तद्भव, इस तरह के तुम्हें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाता है। एक मैंने देखो बच्चों पद्य का एक उदाहरण लिया है, कविता का एक उदाहरण लिया है जो तुम्हें परीक्षा में पूछा जाएगा अगर, तो तुम्हें किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले जब तुम्हें कोई कविता प्रश्न पूछी जाती है तो उस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है।
जैसे यहाँ पर हमारे समक्ष एक कविता है। कविता क्या है? बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। इसकी जो पहली पंक्ति पढ़ते हो, पहली लाइन पढ़ते हो, इसी से तुम समझ जाते हो कि ये कौन सी कविता का है। यह चिंता कविता से ली गई है। तो क्या है इसमें? बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा, चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृत आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में। इसे देखते ही तुम समझ जाओगे कि ये किस कविता से ली गई है। ये कविता है चिंता। अब तुम्हें जब भी कोई गद्य में पूछा जाए या पद्य में उसके अंश आते हैं, तो सबसे पहले बच्चों उसके प्रश्नों को पढ़ लो और फिर उसके पश्चात जो है तुम उन पंक्तियों को पढ़ो। जैसे सबसे पहले तुम प्रश्न को पढ़ लो। प्रश्न क्या है? चिंता के नाम। अब फिर से तुम अपनी पंक्तियों पर आ जाओ। चिंता के यहाँ पर नाम पूछा है, तुम्हें कैसे देना है? पहली पंक्ति पढ़ो। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। आसानी से तुम संजाल पूर्ण कर सकते हो। एक है बुद्धि, एक है मनीषा। मनीषा होती है बच्चों मन की इच्छा, जो तुम्हारे मन में इच्छाएं होती हैं और हमारे मन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वो इच्छा बढ़ती चली जाती है और वही चिंता का एक कारण बनती है। मति जो होती है, मति भी बुद्धि के समान होती है। किसी विषय पर हम बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत सोचते रहते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम चिंतित रहते हैं हमेशा। कहते हैं ना, चिंता जो है वो चिता के समान होती, चिता अर्थात मृत्यु के समान होती। मनुष्य इतना अधिक सोचने लगता है कि अगर उसे कोई बीमारी भी हो जाए तो कोई दवा उसे असर नहीं करती, क्योंकि चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है। इसीलिए हमें कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो उसका हल सोचना चाहिए, न कि उसी को लेके पड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पर पहला संजाल जो तुम्हारा है, बुद्धि मनीषा मति आशा, ये तुम्हारे चारों उत्तर लिख दोगे, तुम्हारा संजाल जो है वो पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उस पर क्या पूछा जाता है तुम्हें। जैसे मान लो बच्चों कि तुम्हें इस तरह से प्रश्न आए कि पद्यांश में इन अर्थों में आए शब्द ढूंढ कर लिखो। मान लो संजाल पूर्ण करो नहीं आया है, तुम्हें आ गया है कि पद्यांश में आए इन अर्थों के शब्द ढूंढ कर लिखना है। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान पूर्वक उन प्रश्नों को पढ़ना है। क्या है प्रश्न? भूला हुआ। दूसरा क्या है? वर्षा। तीसरी नशा। अगली क्या है? जलधि। अब हमें अपने पंक्तियों में इसके लिए शब्द ढूंढने हैं। मतलब ये जो शब्द है इसके अर्थ में आए हुए कौन से शब्द हैं वो अपने पंक्तियों में ढूंढने हैं। तो हम फिर से क्या करते हैं, अपने पंक्तियों की तरफ जाते हैं। फिर से तुम अपने पद्य को ध्यान पूर्वक पढ़ो। तुम्हें प्रश्न क्या पूछा है? भूला हुआ। भूला हुआ के लिए इस पद्य में कौन सा शब्द आया है? जैसे फिर से पढ़ती हूँ। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा, चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृत आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। विस्मृत किसे कहते हैं? विस्मरण करना, भूलना। जैसे मैं चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, मनु क्या चाहते हैं इस पंक्तियों में? जो मनु है वो चाहते हैं कि मैं अपनी जो भी अतीत की बातें हैं उन सबको भूल जाऊं, विस्मृत हो जाऊं उनसे। तो विस्मृत का अर्थ क्या होता है? भूला हुआ। तो तुम्हें प्रश्न पूछा गया था भूला हुआ, उसका उत्तर क्या आ जाएगा? विस्मृत। एक और शब्द आया था बच्चों, वर्षा। वर्षा के लिए इस पंक्ति में कौन सा शब्द है? चलो आगे पढ़ते हैं। चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। चेतनता मतलब सोचने समझने की शक्ति। मनु क्या कहते हैं कि मेरी जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्या करे? खत्म हो जाए। जड़ता से शून्य मेरा भर दे, और मैं एकदम जड़ हो जाऊं, मैं अपनी पुरानी बातों को भूल जाऊं, सोचने समझने की शक्ति जो है वो मुझसे खत्म हो जाए।
चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, मतलब अतीत मतलब बीती हुई बातें, कि मैं जितनी चिंता करता हूँ अपने उस सुख की, उस अतीत की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं किसकी हैं? दुख की। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाथ काप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद, प्रकृति रहे दुर्जय पराजित, सब कुछ थे भूले मद में। और यहाँ पर एक शब्द आता है वृष्टि। वृष्टि जो होता है, वृष्टि का अर्थ क्या है? वर्षा। एक और शब्द आया था नशा। नशा के लिए शब्द बच्चों कौन सा है इसमें? नशा के लिए है मद। मद में है ना, मद में भूले थे। तो यहाँ पर प्रकृति रही दुर्जय पराजित, सब थे भूले मद में। मद में मतलब नशे में। जितने देवता थे वो सब नशे में चूर थे कि प्रकृति उनसे कभी आगे नहीं जा सकती, वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा हो गया कि चारों तरफ प्रलय आ गया और वो सब कुछ खत्म हो गए। तो तुम्हें एक शब्द आया था नशा। नशा के लिए देखो अंतिम शब्द है यहाँ पर मद। मद तुम लिख दोगे। एक और शब्द तुम्हें पूछा था जलधि। जलधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र। यहाँ पर तुम समुद्र उत्तर लिख दोगे। इन्हीं पंक्तियों में देखो वो आया भी है वो शब्द। और तुम्हें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों? जैसे ये तो हो गया तुम्हारा प्रश्न क्रमांक दूसरे के अ के लिए, जिसमें संजाल पूर्ण करो हो गया, जोड़ियां मिलाओ हो गया है, इस तरह से शब्द बताने के लिए हो गया है। एक तुम्हें पूछा जाता है शब्द संपदा। जैसे मान लो तुम्हें ये पंक्तियां आ गई चिंता की और तुम्हें शब्द संपदा में प्रश्न पूछ लिया कि उपर्युक्त पद्यांश से ता प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। तुम्हें क्या करना है? ता प्रत्यय जिसमें लगा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पे ता प्रत्यय से कौन कौन से शब्द हैं वो हमें ढूंढना है, कोई भी दो। हम क्या करेंगे? फिर से अपनी पंक्ति में आएंगे। हमारी पंक्ति कौन सी थी? हमारी पंक्ति थी ये। अब इसमें हमें देखना है कि ता प्रत्यय किसमें लगा है। फिर से तुम ढूंढना शुरू करो। बुद्धि बनीशा मति आशा इसमें नहीं है। विस्मित आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। देखो चेतनता, चेतन उसके आगे लग गया है ता। तो यहाँ पे चेतनता तुम्हारा क्या हो गया? एक प्रत्यय हो गया। दूसरा है तुम्हारा जड़ता। जड़ जिसमें ता प्रत्यय जुड़ गया है, तो जड़ता। तुम्हें क्या पूछा गया था शब्द संपदा में? कि ता प्रत्यय लगे हुए दो शब्दों को अपने पंक्तियों से ढूंढना है। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है? जो कविता की पंक्तियां पूछी गई हैं, जो कविता की लाइन पूछी गई है, तुम्हें उसी में से ढूंढ कर लिखना है। अपने मन से प्रत्यय बनाकर मत लिखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे प्रत्यय में पूछा गया है कि ता प्रत्यय लगे हुए शब्द लिखिए, तो तुम क्या करते हो? अपने इच्छा से लिख देते हो। हमें ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को पढ़ना, उसमें पूछा गया है, दी हुई पंक्तियों में से तुम्हें उस प्रत्यय को लिखना है। तो तुम क्या करोगे? अपनी कविता को पढ़ोगे पंक्तियों को और उसमें से लिखोगे। तो यहाँ पर दो उत्तर कौन सा हो गया? एक है चेतनता और दूसरी कौन सी है? जड़ता। एक और प्रश्न उसी में पूछा गया था बच्चों। देखो दूसरा आता है शब्द संपदा में, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। देखो पद्यांश मतलब पद्य के अंश से, जो कविता की पंक्ति दी है उसमें से तुम्हें विलोम शब्द ढूंढना है। विलोम का अर्थ क्या होता है? विरोधी शब्द। पूछा है पुण्य। पुण्य क्या विरोधी क्या होगा? देखो हमने उसमें पढ़ा भी था कि क्या था? अरे पाप है तो पुण्य का विरोधी क्या हो गया? पाप। और एक और शब्द है इसमें वर्तमान। वर्तमान अर्थात जो समय चल रहा है। और हमने उसमें पढ़ा था, देखो क्या था? एक शब्द उसमें आया था, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की। अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ। तो वर्तमान का विरोधी क्या हो गया? अतीत। तो यहाँ पर इस तरह से तुम्हें दो शब्द संपदा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके उत्तर तुम आसानी से दे देना। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें आधे आधे नंबर के लिए, जो प्रश्न क्रमांक दूसरे का अ है, उसमें आधे आधे नंबर के लिए 4 पूछा जाए
तो कभी कभी एक एक नंबर के लिए, एक एक अंकों के लिए केवल दो ही उत्तर लिखने हो सकते, इस तरह से भी आता है। लेकिन शब्द संपदा में तुम्हें आधे आधे नंबर के 4 ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देखो, पहला है तुम्हारा प्रत्यय जिसमें 2 पूछा गया है, आधे आधे अंकों के लिए हो गया। जो दूसरा है पुण्य और वर्तमान, वो भी देखो आधे आधे अंकों के लिए हो गया। इस तरह से तुम्हारा 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तीसरा उसमें क्या पूछा जाता है कि अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में तुम्हें लिखना है। सरल अर्थ का होता है कविता का भावार्थ, कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर तुम कवि के लिए तुम्हें एकदम पता है कि हाँ यही कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो तुम कवि का नाम डालो। अन्यथा तुम कविता के नाम से तो परिचित हो ही, तो तुम सिर्फ कविता का नाम ही वहां पे लिखो। तो तुम क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है या दी गई पंक्तियां जो है कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है या चिंता कविता से लिखी गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहते हैं, हमें अंतिम 4 पंक्तियों का पूछा है। तो हम अंतिम 4 पंक्तियों की तरफ देखते हैं बच्चों। हाँ, अब देखो, अंतिम 4 पंक्तियां अर्थात अंतिम 4 लाइनें, उसमें हम क्या बता सकते हैं, चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। तो कवि प्रसाद जी जो है इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि मनु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनु कहता है कि चिंता की मैं जितनी ही चिंता करता हूं, मैं अतीत की जितनी ज्यादा चिंता करता हूँ और उतना ही सुख की जितनी ज्यादा करता हूँ, लेकिन उतने ही मुझे क्या है, दुख का आभास होता है। क्योंकि समय बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छे से जीवन जिया था, लेकिन आज जब उन्हें याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही दुख होता है। मनु देवताओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, देखो अगली पंक्तियों में, अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाथ। अमरता के चमकीले पुतलों मतलब देवताओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि तुमने जो जयनाथ की प्रतिध्वनियां दीन विषाद बनकर गूंज रही है, कि जयनाद अर्थात तुम्हें क्या है, अपने जयकारे की, देवतागण क्या करते थे, अपनी जयकारा लगवाते थे, अपने अपने नाम की प्रतिध्वनि करवाया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हें जो है जयकारा लगाने की, जो अपने ध्वनियां लगाने की जो तुम्हें एक आदत सी पड़ गई थी, आज वो चारों तरफ प्रतिध्वनि बनकर गूंज रही है। कौन सी प्रतिध्वनि बन गई है, तुम्हारे विनाश की। तो इस तरह से बच्चों, तुम अंतिम की जो 4 पंक्तियां रहेगी उसके तुम्हें अर्थ लिखने होंगे। और अर्थ अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा कवि जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम कविता के लिए एकदम तुम्हें पता है कि कौन सी कविता से पंक्तियां ली गई हैं, तो तुम उन्हें बता देना। कवि तुम्हें अगर तुम्हें अच्छी तरह से नहीं याद है तो तुम कवि का नाम मत लेना। उस तरह से तुम बताने के पश्चात एक और काम कर सकते हो कि अगर मान लो तुम्हें उन 4 पंक्तियों की या प्रथम 4 पंक्तियों के तुम्हें भावार्थ याद नहीं है, तो तुम पूरी कविता का अगर तुम्हें सार भी पता है, सारांश कुछ पंक्तियों में अगर तुम जानते हो, तो तुम उसे ही लिख देना। इससे क्या होगा, तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ अंक जरूर मिलेंगे। एक और कविता की पंक्ति मैंने ली है बच्चों। जैसे ये सबसे आसान कविता है, तुम जानते ही हो, पंक्ति पढ़ते ही तुम्हें इसका आभास हो जाएगा कि बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बौर महके। इन पंक्तियों को पढ़ते ही तुम्हें एहसास हो गया होगा बच्चों कि ये कौन सी कविता है। ये कविता है मेरी स्मृति। इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। अब इसमें तुम्हें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं बच्चों। इसमें हमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक दूसरे का अ जो पूछा जाता है वो किस तरह से होता है। हाँ, देखो, जैसे तुम्हें प्रश्न पूछा जाएगा, ऊपर पंक्तियां दी गई, पंक्तियों को तुम अच्छी तरह से पढ़ लोगे, उसके पहले तुम प्रश्न को भी पढ़ोगे,
फिर उसके बाद पद्यांश की पंक्तियों को पढ़ोगे। इसमें क्या है कि पहचान कर लिखिए, क्या है, चहचहाने वाली। अब तुमने ऊपर जो पंक्ति पढ़ी है उसमें हमें देखना है कि चहचहाने वाली कौन है। कूकने वाली कौन है जो कूक लगाता है। महकने वाला कौन है जो महकता है, या खिलने तथा मुरझाने वाला। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या है जो खिलता है और उसके पश्चात वो मुरझा जाता है। तो हमारी पंक्तियां देखो क्या थी। बजाने आई पिकी, पिकी अर्थात कोयल। बजाने आई पिकी, छिप बांसुरी अमराई में। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। तो पहला हमारा क्या था, चहचहाने वाली। तो कौन चहचहाती है, चिड़िया। उत्तर क्या हो जाएगी, चिड़िया। एक प्रश्न हमारा था कूकने वाली, कौन कूक लगाती है। तो इसी पंक्तियों में देखो आई है ऊपर, पिकी अर्थात कोयल। फिर तीसरा पूछा था हमें महकने वाला, क्या महकता है। इसमें क्या है, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। तो महकने में फूल भी आ सकता है, और साथ ही साथ बच्चों एक और है कि आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बौर महके। और क्या महकता है, बौर। बौर लग जाते हैं, जैसे आम के तुम वृक्ष को देखना बच्चों, अब तो बौर लग भी गए हैं बहुत सारे पेड़ों में, तुम्हें छोटे छोटे बौर दिखाई देंगे। तो तुम महकने वाले में बौर और फूल दोनों लिख सकते हो। फिर उसमें पूछा था खिलने तथा मुरझाने वाला। तो हम जानते हैं कि फूल खिलता है और उसके पश्चात मुरझा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी में पूछा जाएगा शब्द संपदा। हमने देखा था कि शब्द संपदा में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि हाइकू में निम्नलिखित अर्थ में आए शब्द। अब ये जो कविता है वो हाइकू विधा में लिखी गई है। अब हाइकू विधा में लिखी गई है तो उसमें कौन कौन से शब्द देखो आए हैं इन शब्दों के लिए। जैसे कोयल, खुशबू, आम का बगीचा और पुष्प। तो हमारी कविता में देखते हैं कि हम इसके लिए कौन सा शब्द आया है। कोयल के लिए कौन सा शब्द है, बजाने आई पिकिछ बांसुरी अमराई में। तो पिकी अर्थात कोयल, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कोयल। और दूसरा शब्द हमारा कौन सा था, हमारा दूसरा शब्द था खुशबू। खुशबू के लिए कौन सा शब्द है इसमें, खुशबू के लिए उत्तर देखो हमारा क्या आएगा, किसकी खुशबू फैली है, फूल की। और तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है, आम का बगीचा। जो अभी देखो हमने पढ़ा, आम का बगीचा अर्थात क्या आया है इसमें, आम के बगीचे के लिए शब्द आया है अमराई। और अंत में आता है पुष्प, पुष्प अर्थात फूल हो गया। खुशबू में हम बौर भी लिख सकते हैं, उसकी भी महक चारों तरफ फैल गई है। और पुष्प अर्थात क्या हो गया, फूल। तो इस तरह से बच्चों हमें शब्द संपदा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 3 है जो उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो हमें ऊपर दी गई हुई पंक्तियों का सरल अर्थ या भावार्थ लिखना है कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो अगर मैं फिर से कहती हूँ, कवि के नाम से तुम आश्वस्त हो, तुम्हें याद है, तो तुम लिख सकते हो कि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी मेरी स्मृति नामक कविता के माध्यम से बताते हैं कि बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, कि कोयल जो है वो फिर से लौट आई है अमराई अर्थात आम के वृक्ष पर, क्या बजाने, बांसुरी की तरह आवाज निकालने, ध्वनि निकालने के लिए। मतलब कोयल की ध्वनि ऐसी लगती है जैसे बंसी बज रही हो। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। तो फूल भी जो है वो किस तरह से, फूल खिलते हैं और महक मुरझाना मतलब खिलने के पश्चात चारों तरफ वातावरण में अपनी खुशबू को फैला देते हैं, और जैसे ही उनका समय खत्म होता है वो मुरझा जाते हैं। स्वप्न बनना मतलब वो गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहते हैं, कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को भी अपना जीवन इन फूलों के समान जीना चाहिए। जब तक वो जीवित है अपने पूरे वातावरण में अपने महक को, अपने ज्ञान को, अपनी अच्छाइयों को फैलाते रहना चाहिए।
तो इस तरह से तुम जो है इस पद्य के आए हुए प्रश्नों के उत्तर बच्चों आसानी से दे सकते हो। अभी हमारे पास समय है तो हम एक और कविता पे देखते हैं बच्चों उदाहरण। जैसे ये तुम्हारी बहुत आसान कविता है, तुमने इसको पढ़ी भी होगी कई बार। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। तुम जानते ही हो इस कविता को। जी हाँ, ये तुम्हारी जो है वो पहली कविता है। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। ये हमारी पंक्तियां हैं। तुम पहले इसको अच्छी तरह से अपने परीक्षा में पूछी गई पंक्तियों को बच्चों पढ़ना। पढ़ने के पश्चात उसके प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न के बाद फिर अपनी पंक्तियों पर आना। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका उत्तर कहाँ पर है। जैसे अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी उड़चल हारिल की, उसमें तुम्हें प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की विशेषताएं। हमने पहला पद्यांश पढ़ा और दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की क्या विशेषता है, तिनके के विषय में कवि क्या कहते हैं। तो हम फिर से आते हैं अपनी पंक्तियों पर। कवि जो है तिनके के बारे में क्या क्या कहते हैं देखो। उड़चल हारे लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। क्या कहते हैं वो तिनके को? ओछा तिनका कहते हैं। तो पहले संजाल में पहला उत्तर तुम्हारा हो जाएगा ओछा होना। और क्या कहते हैं वो? उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए ये गति जीवन की। यहाँ पर हमने देखा कि अभी क्या बोल रहे हैं। अभी तक उन्होंने तिनके के विषय में सिर्फ ओछा कहा है। और क्या कहते हैं? ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। इसके पश्चात तिनका, देखो तिनके के विषय में क्या कहा है कवि ने। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। कैसा साधन है वो? अमर एक रचना का साधन। तो तिनके को उन्होंने रचना का साधन कहा है। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं? ये विधना के प्राणों का स्पंदन भी है। तो कवि ने पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की विशेषता क्या बताई है। तिनका जो है ओछा है, तिनका जो है पावन है, तिनका जो है वो रचना का साधन है और तिनका ही जो है वो विधना के प्राणों का स्पंदन है। तिनका क्या होता है? पंछी बच्चों जो एक तिनका लेकर, तिनका मतलब कोई कण, घास का टुकड़ा, सूखी हुई घास का कोई कण, कोई टुकड़ा जिससे अपना घोंसला बनाता है। तो जब वो लेके उड़ता है या उससे बड़े से बड़े अपने घोंसला तैयार करता है, वैसे ही मनुष्य के हाथ का तिनका क्या है? मनुष्य के हाथ का है उसके साधन का कोई भी कार्य का साधन। जैसे तुम लोगों के लिए क्या है? तुम्हारी कलम। जैसे मजदूर के लिए उसका शस्त्र है उस जिससे वो कार्य करता है। तो वो जो होता है तिनका, तिनके के समान तुम्हारी चाहे कलम हो, चाहे मजदूर का कोई हथियार हो, कोई शस्त्र हो, वो छोटा नहीं होता, वो तिनका नहीं होता। तो उसी प्रकार जिस तरह से उन्होंने तिनके की विशेषताएं बताई हैं, लेकिन तुम्हें जो संजाल में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर तुम इस तरह से दे सकते हो। और तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है बच्चों इन्हीं पंक्तियों पर। जैसे तुम्हें पूछा जाएगा कि उचित जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। उचित जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। इसमें जोड़ी देखो अर्थ नहीं पूछा है, जोड़ियां देनी है कि किससे उसका क्या है वो मेल खाता हुआ शब्द है। तो प्राण, प्राण के लिए कौन सा शब्द पद्य में आया है? अनथक। पंख, माफ करना, पंख के लिए कौन सा शब्द आया है? अगला आता है उषा। उषा के लिए कौन सा शब्द आया है? और अगला है हलचल।
हलचल के लिए कौन सा शब्द आए? तो चलिए हम फिर से जाते हैं पद्यांश की तरफ। पद्यांश में देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला क्या था कि हमारे प्रश्न में क्या शब्द था? प्रश्न है हमारा प्राण। प्राण के लिए कौन सा शब्द है हमें देखना है। प्राण के लिए क्या है? इस कविता को पढ़ना है हमें, फिर देखना है कि प्राण के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए ये गति जीवन की, ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अगला क्या है? तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तो स्पंदन करना अर्थात हलचल होना, कप कपाना, एक आवाज आना। तो प्राण के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? स्पंदन। अगला हमारा शब्द था पंख। पंख के लिए कौन सा शब्द आएगा इसमें? अनथक पंखों की चोटों से, मतलब ऐसे अनगिनत, बिना थके हुए अनगिनत पंखों की चोट तुम्हें करनी है, ताकि तुम इस वायुमंडल में चारों तरफ हलचल मचा दो, तुम अपने होने की क्या बोलते हैं, उपस्थिति जाहिर कर दो। तो पंख के लिए कौन सा शब्द आता है? अनथक। अगला हमारा था उषा। उषा के लिए प्राची। उषा जाग उठी प्राची में, प्राची अर्थात पूर्व, तो उषा के लिए शब्द आ गया प्राची। फिर एक आया था तुम्हें हलचल, तो नभ में एक मचा दे हलचल, तो हमारा क्या आ जाएगा शब्द वहां पे? नभ। हलचल के साथ हमारा शब्द हो गया नभ। अब बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 आ गया तुम्हारा, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो तुम क्या करोगे बच्चों? आराम से अपनी कविता की 4 पंक्तियों को, अंतिम 4 पंक्तियों को पढ़ोगे। क्या है? ऊपर 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। हम जानते हैं कि ये कविता कौन सी है? ये कविता है उड़चल हारिल। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो उड़चल हारिल कविता से ली गई है। कवि अज्ञेय जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं? तो कवि अज्ञेय जी इन पंक्तियों के माध्यम से देश के नवयुवकों से कहते हैं कि देश की भौगोलिक सीमा में मत रहो, तुम उसे छोड़ो और तुम खूब आगे बढ़ो। जिस तरह से पंछी को क्या कहा गया संबोधित करते हुए कि तुम अनथक पंखों की चोटों से नभ में हलचल मचा दो, वैसे ही नवयुवकों से कवि कहते हैं कि तुम खूब आगे बढ़ो और चारों तरफ विश्व में अपना नाम करो। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जो ये कमल, जो कलम दिया गया है, या तुम्हारे हाथ में जो ये शस्त्र दिया गया है, ये छोटा या ओछा नहीं, इससे तुम बड़े से बड़ा सृजन कर सकते हो, बड़े से बड़ा निर्माण कर सकते हो। जैसे बच्चों परीक्षा में पूछा जाएगा तुम्हें, तो जो 3 घंटे का पेपर है तुम इसी कलम से दोगे, तो तुम्हारी जो ये कलम है, तुम्हारा जो ये पेन है, वो तुम्हारे लिए तिनका है, और वो तिनका कैसा है? पावन तिनका है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे पद्य से संबंधित, तुम आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर दे लेना। तुम पहले उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ना कि क्या पूछा गया है, और उसके पश्चात प्रश्नों पर ध्यान देना, और फिर तुम उत्तर दे सकते हो। तो यहीं पर मेरा ये समाप्त होता है बच्चों। तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है तो बोलो। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न? हाथ उठा सकते हो बच्चों। पूजा पांडा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर हाँ ये बोलो। पीडीएफ भेज देना टेलीग्राम पे प्लीज। हाँ हाँ मैं भेज देती हूँ। ओके थैंक। और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैडम, लेक्चर फिनिश। जयबा आइए। हाँ जयबा बोलो। बोलो बेटा। टीचर अगर पूरा पेपर लिखने के बाद जो भावार्थ या अर्थ रहता है वो पूरे कविता का एक साथ लास्ट में लिखेंगे तो चलेगा? पूरा पेपर लिखने के बाद मतलब क्या पूछ रही हो?
प्रश्न क्या है तुम्हारा? मतलब जैसे एग्जाम में हिंदी का पूरा पेपर लिखने के बाद जो हाँ। किसी भी कविता का भावार्थ बचता है, अर्थ बचता है, तो हाँ वो हाँ, डायरेक्ट पूरा पेपर लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं पूरे कविता लिख को। सकते हो, प्रश्न नंबर बराबर डालना। सिर्फ तुम्हारे पेपर में मुख्य होता है प्रश्न क्रमांक। अगर तुमने प्रश्न क्रमांक सही डाला है तो तुम लिख सकते हो। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। ओके मैडम। हाँ जी सर। नमस्कार बच्चों। अब तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। अगर है तो तुम आसानी से उसे बहुत प्रैक्टिस करना ताकि आसानी से पेपर दे सको। चलो।